गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हीट एक्सचेंजर। जैसे कि नाम से आप लोगों को क्लियर है, हीट एक्सचेंजर एक वन पार्ट हीट एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्सचेंजर। Today we will discuss about the introduction of heat exchanger, need of heat exchanger. HX is a representation of heat exchanger and type of heat exchanger, selection of heat exchanger, LMTD and NTU and heat exchanger in the power plant. So first heat exchanger. We already know about the heat. Heat is the energy stored within the system or in the molecules due to the collision of molecules or ions. We will discuss about the heat already. And the exchange we already know. The exchange is give and take is the exchange. मतलब कि हमने कुछ लिया और कुछ दिया, लेन देन का जो सिस्टम है वो एक्सचेंज कहलाता है। जब हम हीट की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हीट सिस्टम से या तो जाएगा या सिस्टम लेगा। एक ही सिस्टम में अगर दोनों चीज़ हो रहा है, मतलब हीट लिया भी जा रहा है, हीट दिया भी जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे हीट एक्सचेंजर। ठीक है। और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट जो है हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है और जो टेम्परेचर तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक कॉमन लेवल पे नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है। इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर में जो मीडिया है, मतलब हमेशा दो पार्ट, मतलब अगर हीट एक्सचेंज होगा तो हमेशा दो अलग अलग पार्टिकल में होगा, दो अलग अलग सिस्टम होना चाहिए या दो अलग अलग फ्लूइड होना चाहिए, तो ये हीट एक्सचेंज होगा। मतलब एक से दूसरे में जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको हीटर या कूलर कहेंगे। हीटर कब कहेंगे? जब हमें पानी या किसी और फ्लूइड को गर्म करना है तो वो हीटर कहलाएगा। जब हमें सिस्टम से कूलिंग करनी है, हमें अपने जो पार्ट्स है उसको कूलिंग करनी है, तो हम उसको कूलर कहेंगे। अगर हमें मतलब होगा दोनों में प्रोसेस सेम ही, हीट एक्सचेंज होगा हमेशा हायर से लोअर की तरफ, लेकिन हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें ठंडा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठंडा कूलिंग चाहिए, तो हम उसको कूलर कहते हैं, और हम अगर उससे हीट गेन करना है तो उसको हम हीटर कहेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पेस हीटिंग में, पावर प्लांट में, रेफ्रिजरेशन में, और हम लोगों ने बहुत कॉमन एक चीज़ है ये, हम लोगों ने देखा भी होगा और बहुत कॉमन एग्जांपल है, सबने बाइक देखी होगी, बाइक्स के ऊपर फिन्स लगा होता है, वो फिन्स होते हैं वो वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर ही है। या फिर हमारे घर में जो पानी गर्म करने के लिए सिस्टम लगा हुआ वो भी हीट एक्सचेंजर ही है। उसमें कॉइल्स के थ्रू जो हीटिंग होती है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू ही होती है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये बेसिक हीट एक्सचेंजिंग फ्लूइड है। इसमें हॉट फ्लूइड गया और कोल्ड फ्लूइड निकल गया। ठीक है। और इसने हॉट फ्लूइड ने अपनी जो एनर्जी थी, अपनी जो हीट थी, वो इस सिस्टम में वाटर टैंक में पानी को दिया। जो हम लोग घरों में देखते हैं, घरों में जो पानी गर्म होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, इस सिस्टम में जब हम देख रहे हैं कि केवल पानी जो है हीटिंग हो रही है, केवल इसमें इन आउट नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं तो एक तरफ से कोल्ड हॉट फ्लूइड निकल जाता है और एक तरफ से हॉट फ्लूइड निकलता है, मतलब वो ठंडा होकर निकलता है, दूसरी तरफ से कोल्ड फ्लूइड निकलता है, वो हीट गेन करके दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो हीट गेन जो है, ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टम, इसको पूरे को हम हीट एक्सचेंजर की तरह समझ सकते हैं। ओके। अब सवाल ये उठता है कि भैया हीट एक्सचेंजर हमने समझ लिया कि हीट जहाँ हमें लेना देना है वो हीट एक्सचेंजर है। ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी हीट एक्सचेंजर को बनाने की, या इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत क्या है। इनिशियली जब इंडस्ट्री ग्रो हुई तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो फ्यूल सोर्सेज थे वो काफ़ी थे, तो हम फ्यूल बर्न करते थे और उसके जो वेस्ट था वो छोड़ देते थे। एफिशिएंसी के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब जैसे सिस्टम बढ़ा, आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और आगे बढ़ी, तो हमें समझ में आया कि हमारे पास जो सोर्स है, फ्यूल का सोर्स है, वो लिमिटेड है। तो हम एनर्जी का वेस्ट जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसको हमको कंट्रोल करना होगा। वेस्ट ऑफ एनर्जी हमारे लिए सुटेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ हमारे समझ में आया, जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं सिस्टम में, उसमें क्या एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसमें डिटोरिएशन बढ़ जाता है, मतलब उसके फेलियर के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो उसकी कूलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बेरिंग है, ये बेरिंग है, वो मूवेबल पार्ट्स है किसी भी सिस्टम में, तो उसकी कूलिंग हमेशा ज़रूरी है। अगर हम उसकी कूलिंग नहीं करेंगे तो थोड़े समय के बाद उसका लाइफ कम होने लग जाता है। और जब इसी तरह जब इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में हमारा कोल जैसे बर्न हो रहा है, हमारे यहाँ बॉयलर है उसमें कोल बर्न होता है, तो हमें टेम्परेचर जो बॉइलिंग के लिए चाहिए 900 डिग्री रहता है, 900 से 1200 डिग्री तक जाता रहता है, उसके बीच में कैरी करता है।
वेरी करता है, सॉरी। तो उसके बाद जो पहले इंडस्ट्री में वो जो फ्लू गैस थी वो निकल जाया करती थी, उसको वेस्ट कर देते थे, सीधा चिमनी के थ्रू वो बाहर हो जाती थी। लेकिन बाद में जब सिस्टम इम्प्रूव हुआ तो हमें समझ में आया कि जो वेस्ट है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें है ऑलरेडी, इस टेम्परेचर को हम इस हीट को वेस्ट नहीं कर सकते, इस हीट को हमें रीयूज करना है। तो इसके हिसाब से बहुत सारी साइकिल्स बनाई गई, जैसे रीजनरेटिव साइकिल्स बनाई गई। और कॉमन फॉर्म में हमारे यहाँ लोगों ने इकोनोमाइजर लगाया, APS लगाया, एयर प्री हीटर लगाया। जो वेस्ट हीट है उसको हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं सुपर हीटर्स में, रीहीटर्स में, और फिर इकोनोमाइजर में पानी गर्म कर लेते हैं। मतलब इनिशियल वाटर जो जा रहा है उसको हम पहले गर्म कर लेते हैं, और बॉयलर में जो एयर जाना है उसको APS के थ्रू गर्म कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी जो सिस्टम की वो बढ़ गई, क्योंकि हमने अपने वेस्टेज कम कर लिया। वेस्टेज कम करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी हमेशा। और ये जैसे मैंने बोला, सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर हर एक इक्विपमेंट का एक डिफाइन होता है, हर एक पार्ट्स का एक डिफाइन होता है। उस टेम्परेचर से अगर कोई भी सिस्टम ऊपर जाएगा तो उसके फेलियर की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस फेलियर को कंट्रोल करने के लिए हमें उसकी कूलिंग करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। ज़्यादातर फैंस होते हैं जो बड़े हैवी फैंस होते हैं, जो या फिर जो हैवी सिस्टम्स होते हैं, उनमें कूलिंग का प्रोविज़न होता है, बेरिंग्स कूलिंग के लिए। 60 to 70 डिग्री से ज़्यादा जो भी टेम्परेचर होता है उस पर वो मशीन ट्रिप हो जाती है, उससे नीचे ही हमें टेम्परेचर रखना होता है, उसके लिए हम उसकी कूलिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हीट एक्सचेंजर का प्रोविज़न है। बात करें हम हीट एक्सचेंजर कंस्ट्रक्शन के, मतलब क्लासिफिकेशंस की, टाइप्स की। तो टाइप्स अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो 2 टाइप की है, रिकपरेटिव और रीजनरेटिव। रिकपरेटिव मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम एक हीट को एक ही तरफ से जा रही है और हीटिंग और कूलिंग साथ में हो रही है, मतलब एक सिस्टम में साथ में हीटिंग भी होती जा रही है और कूलिंग भी होती जा रही है। लेकिन रीजनरेटिव में क्या होता है, इसमें ये जो हीटिंग होती है वो वन टाइम हीटिंग हो रही है, वन टाइम कूलिंग हो रही है। मतलब एक बार हीटिंग हो जाएगी जिसकी, उसकी कूलिंग होगी सेकेंड टाइम में, और उससे हीट गेन किया जाएगा, हीट को ले लिया जाएगा। मतलब वो लगा एक के बाद एक प्रोसेस होगा, हीटिंग फिर कूलिंग, हीटिंग फिर कूलिंग, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन जब हमारी बात करते हैं रिकपरेटिव की, तो यहाँ पे लगातार या तो हीटिंग होगी या लगातार कूलिंग होगी, और ये दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, साथ साथ में चलेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट में ट्यूबलर और प्लेट टाइप, डायरेक्ट में कूलिंग टावर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर, स्टीम जनरेटर्स, हीट डायरेक्ट हीटिंग, स्केड सरफेस, वेट सरफेस कूलर, और इसके रीजनरेटिव के स्टैटिक एंड डायनेमिक, रिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। मतलब 2 टाइप के हैं इसके बेसिक में, रिप्रोकेटिंग एंड रोटरी, ठीक है। ओके, ना ट्यूबलर में जो ट्यूबलर ये जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हीट एक्सचेंजर है वो ट्यूबलर ही है। और आपने बहुत कॉमन देखा होगा, इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो बहुत जगह दिखता भी है, ठीक है। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसके कई सारे पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे सेल एंड ट्यूब, फर्नेसेस, ट्यूब इन द प्लेट, इलेक्ट्रिकल हीटर, एयर कूल्ड स्पेसर। हम आप देख सकते हैं कि फर्नेस भी है जो वो भी वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर ही है। फर्नेस जो कि बॉयलर इसको कहते हैं, जिसमें कि पानी गर्म करते हैं, वो भी हीट एक्सचेंजर ही है। वहाँ पे भी हीट क्या होता है, पानी को गर्म करने के इस्तेमाल किया जाता है और जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट होती है। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, आप लोगों को शायद पता भी होगा, याद भी होगा। हमारे एक 2 वर्ड होते हैं, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, जब किसी फ्लूइड का फेस चेंज होता है, जो उस समय जो हीट दी जाती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। और जिस एक जो टेम्परेचर जो हीट दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ फेस चेंज नहीं हो रहा, वो उसकी सेंसिबल हीट होती है। हर एक लिक्विड की एक सेंसिबल हीट या हर एक फ्लूइड की एक सेंसिबल हीट की कैपेसिटी होती है। उसके बाद उसमें कुछ फेस चेंजेस शुरू होते हैं। जहाँ मान लीजिए हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है या फिर सॉलिड से लिक्विड बनाना है या लिक्विड से फिर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसमें एक सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट दोनों लगेगी, उसके बाद ही उसका फेस चेंज होगा। जब हम बॉयलर की बात करते हैं, फर्नेस की बात करते हैं, तो फर्नेस में टेम्परेचर तो काफ़ी रहता है लेकिन वाटर जो है इतनी जल्दी वेपोरेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो सेंसिबल हीट होती है वो बढ़ी जाती है, सेंसिबल हीट बढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस हाई प्रेशर की वजह से उसकी जो सेंसिबल हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो हीट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है सेंसिबल हीट की, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। ये भी बहुत वाइडली यूज होता है। मेन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर सबसे ज़्यादा यूज होता था फूड इंडस्ट्री में,
ठीक है। अभी तो सभी जगह यूज होने लग गया, पावर प्लांट में भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में प्लेट एक्सचेंजर का सबसे मेजर यूज फूड इंडस्ट्री में था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का डिज़ाइन होता है, बहुत कम जगह लेता है, ठीक है, और काफ़ी एफिशिएंट इक्विपमेंट माना जाता है प्लेट एक्सचेंजर। ओके, अब हम बात करते हैं कि फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं। तो फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो एंड हाइब्रिड फ्लो, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन द काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो क्या होता है? जब भी हमारा, आप देख सकते हैं एक तरफ से अगर हॉट फ्लूइड जा रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, तो उसको हम काउंटर फ्लो कहेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, काउंटर मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग काउंटर फ्लो कहते हैं। सपोज कीजिए ये हीट है, हॉट फ्लूइड है और इधर से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, तो कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन हमेशा हॉट फ्लूइड के डायरेक्शन से अगेंस्ट में होगा, और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंजर है जो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ट्यूबुलर फॉर्म का सबसे मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंजर ये होता है, यही है, किसे कहते हैं, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट इज द व्हाट इज को करंट फ्लो और पैरेलल फ्लो भी इसको कहते हैं, मतलब हीट जिस टाइप से हॉट फ्लूइड जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा कोल्ड फ्लूइड भी जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे पैरेलल फ्लो या को करंट, मतलब करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो है, तो हम को करंट, को मतलब साथ और करंट मतलब फ्लो जो है, इसको हम कहेंगे को करंट फ्लो, ठीक है। इसमें इसकी जो एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू काउंटर फ्लो से थोड़ी कम होती है, ठीक है। ओके, आप देख सकते हैं डायग्राम से, समझ रहा, क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, पहले दो बेसिक थे, उसके बाद और आगे बढ़ा सिस्टम, तो उसको हम लोगों ने क्रॉस फ्लो किया। इसमें क्या है, हीट जो है, हीट हॉटेड जो फ्लूइड है, मतलब जो हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है, उनका डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, मतलब इधर से अगर ये कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड जा रहा है, तो कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन उसके 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अभी तक हम जो देख रहे थे सबकी डायरेक्शन 180 डिग्री थी या 360 डिग्री थी, मतलब एक ही डायरेक्शन जो फ्लो एक ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर फ्लो है, मतलब एक अगर नीचे, अगर एक कोल्ड फ्लूइड अगर नीचे से जा रहा है तो हॉट फ्लूइड उसके 90 डिग्री से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ओके, फिर जब कुछ समय बाद हमारे समय जब इंडस्ट्री और आगे बढ़ी, तो हमें पता चला कि जो ये तीन फ्लो हमने डिस्कस किया कि को करंट या फिर काउंटर करंट और क्रॉस फ्लो, इन तीनों के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट के बाद हमें समझ में आया कि एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डेवलप किया जाए जिसमें कि सबकी अच्छाई हो, जिसमें सबके अच्छी चीज़ें आ जाएं। तो हम लोगों ने डिफाइन किया हाइब्रिड फ्लो, जिसको हाइब्रिड फ्लो बोलते हैं, मतलब कंबाइंड क्रॉस फ्लो या काउंटर फ्लो और मल्टी पास फ्लो, ठीक है। इसमें मल्टी पास है, इसमें क्रॉस बोल सकते हैं, क्रॉस भी है, काउंटर भी है, सबका मिक्स बना करके कि हमने हाइब्रिड बनाया, ठीक है। दिस इज सिंपल इसका डायग्राम है। अगर इधर फ्लूइड जा रही है तो मल्टी पास है, इसमें देख सकते हैं एक 1 पास, सेकंड पास एंड थर्ड पास, ठीक है। हमारे यहाँ जो बॉयलर राजवेस्ट में जो बॉयलर है वो मल्टी पास, उसमें मल्टी पास है, और जो हमारे यहाँ एपीएच है जहाँ पर एयर प्री हीटर जिसको बोलते हैं वो 4 पास में है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, समझेंगे इसको। ओके, अभी हमने आपको पहले बताया था कि 2 टाइप की हमने बात की थी, रिकपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर एंड द रिजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। मैंने आपको बताया था इसमें, जिसमें कि फ्लो, ये देखिए ये राजवेस्ट का एपीएच की ड्राइंग है, ऐसा ही एपीएच है, वहाँ पे एयर प्री हीटर है, इसमें 4 पास है, कोल्ड फ्लूइड यहाँ से निकल जाती है, फिर घूम करके इधर आती है, फिर इसको दोबारा घूम के इधर आती है, और इस तरह इधर से फ्लू गैस आती है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लू गैस आती है, और हीट कोल्ड फ्लूइड जो है यहाँ से। तो आप देखिए काउंटर फ्लो भी है, क्योंकि देखा जाए तो ये ऊपर से हॉट इधर से आ रहा है और कोल्ड इधर से जा रहा है, तो ये काउंटर फ्लो भी है। और देखिए क्रॉस फ्लो भी, क्योंकि इसमें हीट का और इसका जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। और मल्टी पास है, जितने पास ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमारा हीट गेन होगा। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ एपीएच का हीट गेन जो है 250 डिग्री सेल्सियस तक है, मतलब समझिए हम रूम टेम्परेचर का एयर यहाँ पे दे रहे हैं, कोल्ड एयर, और जब हम यहाँ आउट पे लेते हैं तो वो 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस का में मिल रहा है, इतना ज़्यादा हीट गेन है। और ये सोचिए ये हीट वेस्ट होती थी, तो हीट एक्सचेंजर का यही फायदा है, ये जो टेम्परेचर वेस्ट होता था हम उसको प्री हीट कर लेते हैं एयर को, जो फर्नेस में हमें डालना है जलाने के लिए, जो फर्नेस
फर्नेस में एयर जाएगी जलने के लिए, वो पहले से हीटेड रहेगी, उसके मॉइस्चर सारे निकल जाएंगे, तो हमें और ज़्यादा हीट गेन होगा वहाँ पे, मतलब फ्यूल कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये इस रीजनरेटिव टाइप। इसमें क्या है कि ये भी एक वन टाइप ऑफ एपीएच है, कई जगह ये वाला भी एपीएच है, मतलब एयर प्रीहीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस और हमारे यहाँ दूसरे टाइप वाला है जो पहले देखा हमने, ऐसा वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके नीचे एक सिंपल एक मोटर लगा हुआ होता है जो इसको एक स्लो स्पीड पर रोटेट कराता रहता है, और इसकी एक साइड में फ्लू गैस रहती है, एक साइड में कोल्ड एयर रहता है। तो फ्लू गैस जब इस प्लेट्स के थ्रू गुजरती है तो ये हीट गेन कर लेती है, मतलब ये प्लेट जो है गर्म हो जाती है। जब ये धीरे धीरे घूमते हुए इस तरह पहुंचते हैं तो यहाँ क्या है, ठंडी एयर है, वो ठंडी हवा जो है वो क्या करती है, इससे हीट वापस ले लेती है। तो ये जो यहाँ पर इसने हीट गेन किया, यहाँ पे वो हीट लूज कर देती है। मतलब इसमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो बिना कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है, मतलब हॉट और जो कोल्ड एयर है उसका कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। वो जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लेट के हीटिंग और कूलिंग के थ्रू हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो प्लेट्स लगी हैं, जो सेक्शंस लगे हुए हैं, वो उस हीट को कैरी कर रहे हैं और यहाँ पे उस हीट को डिसिपेट कर रहे हैं जो कोल्ड एयर ले रही है और उसको लेके जा रही है। यहाँ पे भी इसका भी काफ़ी एफिशिएंसी होता है, लेकिन इसके थ्रू ड्रॉबैक्स रहते हैं क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट्स होता है। रोटेटिंग पार्ट्स हमेशा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत जगह हमने ट्यूबलर टाइप, जो हमने ये बात किया था, ट्यूबलर टाइप जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल है एज कम्पेयर टू रोटेटिंग टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर या रीजनरेटिव जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो कॉमन इस्तेमाल होने वाला हीट एक्सचेंजर है वो सेल और ट्यूब टाइप है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें क्या सीरीज ऑफ ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए होती हैं एक फ्रेम के ऊपर, और एक उसके फ्लूइड के बाहर या तो हॉट या फिर कोल्ड रहता है, और फ्लूइड के अंदर कोल्ड या हॉट हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम डालते हैं। मतलब समझिए कि ये एक हीट एक्सचेंजर है। ये अगर ट्यूब्स हैं और यहाँ पे तो फ्लूइड जो इसके अंदर जा रहा है वो हॉट या कोल्ड जैसे जैसे हमको ज़रूरत है वैसा होगा, और जो फ्लूइड इसके चारों तरफ होगा, मतलब इस एरिया में जो होगा वो जो होगा हॉट फ्लूइड होगा, और ये जो होगा वो कोल्ड फ्लूइड होगा। तो इसमें क्या है कि हमारा जो भी हीट गेन होगा इस ट्यूब के थ्रू होगा। बहुत सारी ट्यूब लगी होती है, वो ट्यूब्स ज़्यादातर बहुत कम थिकनेस की होती है, बहुत पतली ट्यूबें होती हैं, और ज़्यादातर एसएस की होती है ताकि उसमें इरोजन ना हो, और वो जो हीट गेन करता है उससे हमारे हीटिंग या कुछ जो भी पर्पस हमारा हो उसे सॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जो सेल टाइप है हीट एक्सचेंजर है ये कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ऑयल जहाँ पे ठंडा करना है, फ्लूइड ऑयल जो कि हमारे गियर बॉक्स में या फिर बेरिंग में जा रहा है, उसको ठंडा करने के लिए सेल टाइप या फिर ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए सेट ऑफ ट्यूब्स, जो सेट ऑफ ट्यूब्स होता है उसको हम ट्यूब बंडल कहते हैं। ट्यूब बंडल बनाया आता है, उसको प्री इंस्टॉल किया जाता है सीधा सेल में, और फिर उसके बाद उसके काम किया जाता है। ठीक है, और इसके क्या ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सिंपल है बनाना, इसको इजी होता है और सस्ता भी पड़ता है इंडस्ट्री में, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी क्लीनिंग भी आसान है, खोलिए और तुरंत क्लीन हो जाता है। इसका एक ये डायग्राम है, आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ट्यूब साइड में फ्लूइड नहीं हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पे सेल साइड में, ट्यूब साइड में एक अलग फ्लूइड होगा और सेल साइड में एक अलग फ्लूइड होगा। दोनों के बीच में ये जो सेल है इसके अंदर ये फ्लूइड भरा रहेगा, और ये ट्यूब्स के अंदर जो है ना हमारी दूसरी वाली फ्लूइड जाएगी जो कोल्ड, जैसे भी हमारी पर्पस है। मान लीजिए अगर हमें ट्यूब को हीट करना, ऑयल को ठंडा करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑयल इसके अंदर भरा जाता है सेल के अंदर, और ये ठंडा पानी है जो भी कोल्ड वाटर है वो इसके थ्रू जाता है और इधर से गर्म पानी निकलता है, और यहाँ पर अगर कोल्ड ऑयल आ रहा है तो यहाँ से ठंडा ऑयल हमें मिल जाएगा। इसके थ्रू यहाँ पे ट्यूब पे लगातार कूलिंग होती रहती है, और इस सेल के अंदर अलग अलग पार्टीशन बनाए जाते हैं ताकि जो इसका मूवमेंट है, ऑयल का मूवमेंट है, वो उसको एक क्रॉस सेक्शन में मिले और ज़्यादा लंबा उसको पाथ रहे। जितना लंबा पाथ होगा उतना ज़्यादा ट्रेवल करेगा और उतना ज़्यादा टाइम वो कोल्ड वाटर के टच में रहेगा या साथ रहेगा, तो जल्दी उसने हीट गेन करेगा और वो उतना हीट लूज करेगा, उतना जल्दी वो ठंडा होगा। ठीक है, इसको हम बेफल्स कहते हैं। ये जो सेल लगे हुए हैं
इनको हम बैफल्स कहते हैं। ये ट्यूब सीट को होल्ड भी करते हैं, और दूसरा फायदा क्या है इससे, इस पाथ को जो हमारा ऑयल जो फ्लूइड इन हो रहा है या जो भी सेल साइड में फ्लूइड इन हो रहा है, जो ऑयल है सपोज कीजिए, उसको उसके पाथ को भी लंबा करते हैं। इसके दोनों फायदे हो जाते हैं। ठीक है, ओके जैसे हम देख लिया कि अब इसका क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो गियर बॉक्स में डाला जाता है या फिर जो अपने बेयरिंग में डाली जाती है, ऑयल जो होता है उसको हम हाइड्रोलिक फ्लूइड कहते हैं। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड आपने बहुत जगह देखा होगा कि जहाँ पे गाड़ी साफ़ कराते हैं, कार साफ़ करवाते हैं, वहाँ पर भी जो फ्लूइड होता है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। वो अनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब वो कंप्रेस नहीं होता, इसको लिए इसीलिए उसको हाइड्रोलिक फ्लूइड कहते हैं। और उसका पावर जगह जहाँ पे भी जैकिंग के लिए उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कूलिंग के लिए ये ट्यूब और सेल साइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि इसका जो ट्यूब बंडल्स है उसको रिप्लेस करना या रिपेयर करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर। इसके फेलियर के चांसेस भी कम होता है। अगर कोई ट्यूब फेल हो गई है तो आप सिंपल उसको डमी कर दीजिए, तो आपका हीट एक्सचेंजर इंटैक्ट रहेगा। 10% जब तक 10% ट्यूब डमी हो जाए तब तक हीट एफिशिएंसी बनी रहती है। किसी भी हीट एक्सचेंजर में एक लिमिट होती है कि हम कितने लेवल तक उसका डाउन हो जाए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं इसमें 10% तक अगर ट्यूब डमी हो गई, सपोज कि जैसे इस डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे ये ट्यूब्स हैं, हम क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब खराब हो गई और वहाँ पे ट्यूब क्या मतलब मिक्सिंग होने लग जाती है वाटर और ऑयल की, तो उस कंडीशन में हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो कम होने लग जाती है। और मिक्सिंग तो ऑयल के साथ तो हम अवेलेबल है ही, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल करके सिंपली इस जो ट्यूब जो डैमेज हो गई है उसको हम प्लग कर देते हैं। प्लग करने से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी तो डाउन होगी लेकिन ये हीट एक्सचेंजर वेस्ट नहीं होता, हीट एक्सचेंजर यूज में रहता है। जब तक इसकी 10% समझिए 10% ट्यूब डमी नहीं हो जाए तब तक ये हीट एक्सचेंजर काम करता रहेगा, हमारे लिए एफिशिएंट है। ठीक है, अगर उसके बाद 10% से ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लीजिए APH है या फिर किसी भी और भी हीट एक्सचेंजर जिसमें भी 10% से ज़्यादा जब ट्यूब डमी हो जाती है तो हम उसका रिप्लेसमेंट मान लेते हैं कि इसके रिप्लेसमेंट का टाइम आ चुका है। 20% तक वो काम चल सकता है हमारा, लेकिन 10% इज अलार्मिंग सिचुएशन। 10% पे ही हम लोग उसको चेंज करने के बारे में सोचते हैं। आपने देखा ही टेम्परेचर कितना ज़्यादा गेन होता है APH में, तो इतना ज़्यादा वेस्टेज हम लोग वहाँ पे एफिशिएंसी के साथ सही नहीं है, और इसीलिए हम 10% से 10% पे ही हम लोग उसको चेंज करने का प्लान करते हैं। 20% तो बहुत एक्सट्रीम केसेस होता है, किसी भी इंडस्ट्री में आपको ऑप्शन नहीं होने के पे ही 20% तक जाया जाता है, बाकी 10% पे ही रिप्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, ओके, ये इसका एक डायग्राम, ये हमारे प्लांट में जो हीट एक्सचेंजर है जो ट्यूब और सेल टाइप है उसके इसमें ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये ऑयल की लाइन है, और जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये वाटर की लाइन है। ठीक है, इसमें ये डबल पास है, इसमें मतलब जैसे ये है डबल पास, मतलब सेम साइड में डबल पास में हमेशा देखिएगा जो इनलेट और आउटलेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड का वो एक ही तरफ होगा। ठीक है, मतलब इधर से ठंडा पानी जा रहा है और इस ट्यूब के थ्रू इधर से ही निकल जाएगा, मतलब दोनों का एक ही डायरेक्शन में है दोनों। ठीक है, और ये जो ऑयल है इसके चारों तरफ सेल में भरी हुई है, और ऑयल ये रन नहीं हो रहा, चलिए ड्राइंग ये वो है, मतलब रन होना चाहिए इसका, GIF है, एनिमेशन है, इसे चलिए छोड़िए। तो इस आप देख सकते हैं, हाँ देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो कोल्ड फ्लूइड है मतलब कोल्ड वाटर है वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, इस ट्यूब्स में जा रहा है और इधर से निकल रहा है, मतलब ये वाटर का इनलेट है या कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है जो नीले कलर में ब्लू कलर में है। ठीक है, और जो अपना हॉट फ्लूइड है वो उसका इधर से हीटिंग है। ठीक है, और इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसकी कूलिंग हो रही है, हॉट फ्लूइड की मतलब ऑयल की यहाँ पे कूलिंग हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर जो है वो ऑयल के लिए है, यहाँ पे भी देख लीजिए येलो कलर जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो ऑयल के लिए है, और वाटर के लिए ग्रीन कलर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर इस्तेमाल किया गया, पर जनरली एयर के लिए ब्लू कलर होता है और वाटर के लिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ये कलर कोडिंग है। ठीक है, सिंपल है, आप समझ सकते, देख के क्लियर है ये तो।
ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, सर्कुलर लेयर को उनको कोरिगेटेड टाइप में, मतलब कोरिगेशन करके उनको एक दूसरे के साथ बंडल किया जाता है, ठीक है, सेल और कोल्ड टाइप हीट एक्सचेंजर में। और यूनिफॉर्म हीटिंग होती है इसमें, क्योंकि वो साथ में ऐसे बॉन्ड किया जाता है कि सब एक के नीचे एक रहते हैं, और फ्लूइड जो है वो आपस में एक दूसरे से पूरे कांटेक्ट में रहते हैं सिस्टम में, तो उसके वजह से यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। मतलब हमें जो फ्लूइड मिलता है हमेशा एक ही सेम टेम्परेचर में मिलता है, मतलब उसका टेम्परेचर है मिलता रहता है कन्फर्म, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हमें आउटपुट मिलता है हमेशा। उसके लिए वहाँ पर गेज लगाया जाता है ताकि हमें पता चले अगर एफिशिएंसी कम हो रही है, टेम्परेचर डाउन कम मिल रहा है हमें, तो हमें पता चल जाता है। या फिर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, अगर वाटर के साइड में जो भी कूलिंग सिस्टम है उसका अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो मतलब इसकी मिक्सिंग हो रही है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो उसकी इसमें उसको बंद करके चेक किया जाता है, कहीं लीकेज है या कहीं कुछ मिक्सिंग हो रही है, तो उसको डमी किया जाता है, जैसे बताया था मैंने। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर गेन कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर फ्लूइड सब सही चल रहा है, प्रेशर तो सही मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ऑयल की जो कूलिंग है या हीटिंग जो भी हमें चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हीट एक्सचेंजर का यूज कूलिंग के लिए ही किया जाता है, अगर वो हमें कम मिल रही है तो उस केस में क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर कहीं ना कहीं चौक हो रहा है, पानी के गंदगी की वजह से उसकी जो फॉलिंग होती है उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। उस कंडीशन में उसको खोल करके बंद करके उसको क्लीन कर देते हैं ताकि जितनी कॉइल्स हैं वो सारे काम करें, वर्किंग रहे, ताकि हमारा टेम्परेचर जो हमें मिले आउटलेट पर वो यूनिफॉर्म मिले। ये इसका सेल और कॉइल टाइप का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि हमें मतलब हीट चेंज तो बहुत चाहिए लेकिन हमारे पास स्पेस कम होता है। ज़्यादातर जो पंप्स होते हैं, जो हाई प्रेशर पंप्स होते हैं, उस पर इस टाइप का ही हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो आप देख सकते हैं कॉइल जो है वो पूरे घूम हेलिकल पोर्शन में एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसके चारों तरफ वाटर रहता है। इसमें बहुत सारे कॉइल्स एक साथ रहते हैं और एक साथ ही उनकी हीटिंग और कूलिंग, जैसे ये देखिए पूरे बंडल में है, ठीक है, और एक साथ ही इनकी हीटिंग और कूलिंग होती है। इसमें मैक्सिमम गेन होता है, टेम्परेचर डिफरेंस जो मैक्सिमम होता है वहाँ पर हमें जितना एफिशिएंसी चाहिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसका, लेकिन इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है और इसमें इसके फेलियर होने पर इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए केवल वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो हाई प्रेशर है जहाँ पे या हाई टेम्परेचर है लेकिन हमारे पास उसको लगाने के लिए जगह कम है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप का हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे BFP है, बॉयलर फील्ड पंप है, जिसका प्रेशर करीब 145 के आसपास रहता है, 145 kg के आसपास रहता है, ठीक है। इसके क्या एडवांटेज है, मैंने बताया कि एडवांटेज यहाँ पे क्या है, हाई हीट ट्रांसफर रेट चाहिए हमको, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि हम इसको मेंटेनेंस इसका करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये रिप्लेसेबल ही होता है, रिपेयरेबल कम होता है, बहुत कम चांसेस में इसको रिपेयर करते हैं। क्लीनिंग तो कर सकते हैं लेकिन इसको रिपेयर करना बहुत टफ होता है क्योंकि इसके हेलिकल पोर्शन अंदर में ट्यूब्स बहुत सारे आपस में घूम के मिले हुए होते हैं, मतलब सेक्शन ऐसा होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा ट्यूब एक्चुअल में लीकेज है। इसके लिए डमी कर पाना बहुत मुश्किल है और इसका साइज भी छोटा होता है, मतलब ट्यूब्स आपस में तो काफ़ी होते हैं पर स्टार्टिंग में जो जहाँ से ट्यूब स्टार्ट हुए हैं वहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स कम होते हैं। तो अगर हम एक भी ट्यूब इसमें डमी करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी में बहुत जल्दी फ़र्क दिखता है, तो इसीलिए हम इसमें डमी करने के चांसेस कम होते हैं। क्लीनिंग होती है लेकिन इसको रिपेयर करना थोड़ा टफ पड़ता है, कॉस्टली भी है क्योंकि इसमें एक डिज़ाइन टफ है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बताया मैंने कि आसान है, ठीक है। इसका क्लीनिंग करना है कि तो ईजी है, छोटा सा होता है, तुरंत क्लीन हो जाता है आसानी से। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ईजी है, सेम डायरेक्शन में देख लीजिए आप, मतलब एक ही यहीं पे एक तरफ से हॉट जा रहा है, एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड है, एक ही जगह पे दोनों आराम से लग जाता है। तो इसका इंस्टॉलेशन कम है, पाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम पाइपिंग में इसका काम हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हाई प्रेशर पे ये काम करता है, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था आपका हायर टेम्परेचर डिफरेंशियल, इसका जो किसी भी हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी इसी पे है कि वो कितना ज़्यादा ठंडा या गर्म कर रहा है जो हमें चाहिए। तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंशियल काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब हमारे कूलिंग या हीटिंग जो हमारा पर्पस है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको, ठीक है। और क्योंकि इसमें स्ट्रेस लेवल जो है जो हाई टेम्परेचर पे है, स्ट्रेस लेवल क्योंकि हेलिकल पोर्शन होता है तो स्ट्रेस के कंडीशन में इसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं। जो हमारे नॉर्मल ट्यूब है हाई प्रेशर अगर हम डाल दें तो उसके जॉइंट्स खुल सकते हैं, लेकिन ये हेलिकल पोर्शन क्या होता है हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये हाई स्ट्रेस पे भी काम कर सकता है। मतलब जब प्रेशर हाई रहेगा उस कंडीशन में भी इसका फेलियर नहीं होगा, ये काम करेगा, ठीक है।
बताया मैंने आपको कि ये बहुत कम जगह लेता है, तो इस छोटा सा होता है, तो इस बहुत कम जगह लेता है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर आपने बहुत सब जगह देखा होगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक बड़ी पाइप के अंदर एक छोटी पाइप डाल दी जाती है और पाइप से पाइप आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसके डायग्राम से देखिए, इसे समझ आ जाएगी, ये रहा इसका डायग्राम। और इसमें इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी आप कितनी भी जैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है, आप उसको वैसे वैसे सीरीज में लगाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको और चाहिए तो यहाँ एक और लगा लीजिए, और बढ़ाना है तो और बढ़ा लीजिए। सबसे सिंपल टाइप है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है। इसमें कुछ है नहीं, एक पाइप के अंदर एक पाइप लगा हुआ है, एक में हॉट फ्लूइड जा रहा है, समझ कीजिए यहाँ पे एक कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, एक में हॉट फ्लूइड जा रहा है, तो और एक ही जगह उनका सरफेस कांटेक्ट है। तो इसमें फेलियर है, अगर कुछ फेल होता है तो आप तुरंत निकाल के उसको रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा चाहिए, हमारा काम कम हो रहा है, कि सब जहाँ पे एक्सपेंशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें एक्सपेंशन लगता है कि फ्यूचर में और एक्सपेंशन होने वाला है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से इसकी नंबर्स बढ़ाते जाएँ और सीरीज में लगाते जाए और इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते जाए। हमारा जो कूलिंग है तो हमारा काम जो है वो होता रहे। ठीक है, इसके एडवांटेज मैंने बताया कि बहुत हेयर पिन डिज़ाइन है, बहुत इजी है। ठीक है, डबल पिन सिंपल, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी बना सकता है। बाकी सब जैसे आपको बताया ट्यूब बंडल डिज़ाइन करना या ट्यूब बंडल को वेल्डिंग करना या उसको लगाना एक टफ काम होता है, क्योंकि पाइप के अंदर पाइप लगाना इजी काम है, बस उसका एक मेंटेन करना, आपको वेल्डिंग कीजिए, सिंपल है, कोई बहुत ईजी से बन जाता है। और बहुत जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, काफ़ी जगह चाहिए होता है इसको लगाने के लिए। ठीक है, और हीट इसका क्या आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया जितने ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ से हीट लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। सपोज कीजिए अगर हमें कूलिंग की जगह हीटिंग करनी है किसी सिस्टम की, तो हीट लॉसेस यहीं पहुँच एयर के थ्रू, एयर से जो कांटेक्ट मिलेगा वहाँ पे भी हीट लॉस होगा। तो जितने ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा हीट लॉस भी होगा। तो हमें उस कंडीशन में ये इतनी एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर, जितना हमने बात की तो कोयल टाइप या कोरिगेटेड टाइप में। ये इसका जैसे आप चाहते तो बढ़ाने के लिए सिंपल इसका ड्राइंग है कि अगर हम यहाँ लगाएं कोल्ड फ्लूइड या हॉट फ्लूइड लगाएं, और एक तरफ से यहाँ से फ्लूइड, जैसे मान लीजिए हमें हॉट फ्लूइड डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं, और कोल्ड फ्लूइड यहाँ डाल सकते हैं। वहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट होगा, और इसका इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट होगा। और ज़्यादातर अच्छे के लिए मैं आपको बताया था कि हीट एफिशिएंसी हमेशा क्रॉस फ्लो में ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोग क्रॉस फ्लो वाला लगाते हैं। ठीक है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जब और इंडस्ट्री आगे बढ़ी तो हमें समझ में आया कि जो हमारा जितने कॉइल टाइप या ट्यूब सेल टाइप हीट एक्सचेंजर थे वो काफ़ी जगह लेते थे, उसके डिज़ाइन भी टफ था, उसको यूज करना भी थोड़ा टफ पड़ता था, उसकी डमी होने के चांसेस, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। उसको रिपेयर करने के मैंने बताया कि 10% से ज़्यादा होते ही आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उस पूरे कॉइल की जो बंडल है, जो ट्यूब का बंडल है, उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है, या कई बार हीट एक्सचेंजर को भी रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि उसमें करोजन हो जाता था। तो उस केसेस के एक नया डेवलपमेंट आया जिसको हमने प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, ये एक नया डेवलपमेंट था। इसमें सरफेस एरिया, जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। इसमें क्या होता है कि ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग प्लेट्स और एंड प्लेट्स में एक तरफ हॉट फ्लूइड रहता है, एक तरफ कोल्ड फ्लूइड रहता है। ये इसका एक डायग्राम है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो आखिरी की दोनों प्लेटें होती है उसको हम प्रेशर प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाली स्टार्ट प्लेट्स है। ठीक है, ये वाली स्टार्ट प्लेट है, और ये मूविंग प्लेट्स है, मूविंग प्रेशर प्लेट है। जनरली जब भी ये चॉकिंग हो जाती है, ग्रिलिंग हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको हम इसके ऊपर एक रैक बना होता है, इसको आगे सरका लेते हैं और उसको खोल लेते हैं और इसकी क्लीनिंग और कर लेते हैं। इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इसका गैस्केट है। जो इसके अंदर गैस्केट लगी हुई है, रबर की गैस्केट बन लीजिए, तो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो एक समय में एक ही फ्लूइड को इसके एक सरफेस पर जाने दे। मतलब अगर यहाँ पे अगर एक फ्लूइड जा रहा है जो हॉट है, तो इसके अपोजिट साइड में कोल्ड फ्लूइड रहेगा।
तो इस पूरे सरफेस पे एक तरफ हॉट है एक तरफ कोल्ड है, और प्लेट की थिकनेस बहुत कम होती है, 1.5 से 2 mm होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप बढ़ा सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े या कि एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए हमको या कम करनी है एफिशिएंसी, तो आप प्लेट्स को कम कर लीजिए या ज़्यादा कर सकते हैं। नया प्लेट लगा लीजिए गैस्केट के साथ, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। या अगर हमें लगेगा कि नई एफिशिएंसी हमें कम करनी है, तो उस केस में नंबर ऑफ प्लेट्स हम निकाल देंगे और इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये और इसके देखते हैं इसके नाम मूवेबल, ये जो एंड प्लेट है ये मूवेबल प्रेशर प्लेट है। ठीक है, इसके बोल्ट्स लगे होते हैं, सिंपल से खोलना होता है, इसकी गैस्केट की फिटिंग होती है और गैस्केट से इसकी कूलिंग और हीटिंग की जाती है। ये देखिए हमारे प्लांट में जो वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर लगा हुआ प्लेट टाइप, उसका डायग्राम है। आप देखिए येलो लाइन में फ्लूइड आ रहा है, और जो फ्लूइड मतलब ऑयल है, और ये ग्रीन लाइन वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ये PHE है, शॉर्ट फॉर्म में PHE बोलते हैं, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये इसके सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया मतलब कांटेक्ट एरिया हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच का जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। जब भी हम इंजीनियर के साथ सबसे दिक्कत क्या होती है कि हम जब भी डिज़ाइन करते हैं, कोई सिस्टम डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमें डिफाइन करना होता है कि हम कौन सा वाला हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसकी एफिशिएंसी डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके जी।